0 है तो कोलिजन क्या कहलाता है? हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। ठीक है। और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 से ज्यादा है और 2R से कम है तो 2D हो जाएगा। जी सर। आइए हम लोग अपनी 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 साइड ठीक है। तो ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे और ये यहाँ से आप देख भी सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस जो है ये 2R से ज्यादा हो जाएगा तो ये बॉल जो है एक दूसरे को बाईपास कराएंगी। ठीक है ना। अब इसके कुछ पॉइंट लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इम्पोर्टेंट करके पहला मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ masses is conserved along the line of collision as well as perpendicular to the line of collision। ठीक है। तो मोमेंटम जो है उसके बारे में क्या लिखा हमने कि जब ये दोनों बॉल्स M1 और M2 कोलाइड कर रही हैं तो कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन यानी ये वाली लाइन जो रेड वाली है और परपेंडिकुलर यानी ये वाली लाइन दोनों के अलोंग, क्योंकि 2D है ना तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कोलिजन वाली लाइन के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर, तो दोनों के अलोंग सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चेक करो ये बात हमने बिल्कुल शुरू में भी लिखी थी है, एकदम जहां पे शुरुआत कराई थी कोलिजन की वहां पे चेक करिए। देखिए यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व लिखवाया था, तो लिखवाया था कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। पढ़िए सब लोग उसकी रीडिंग करिए अपने मन में। फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखवाया था, अगला पॉइंट पढ़िए कि इंडिविजुअल मासेस का मोमेंटम कंजर्व रहने की कोई गारंटी नहीं है। पढ़िए ये पॉइंट मिला, इंडिविजुअल मासेस का मोमेंटम कंजर्व रहने की कोई गारंटी नहीं है, यानी वो कंजर्व नहीं रहता है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। यही बात लिखी हुई है। चलिए वेरी गुड, ये मुझे याद कराना था क्योंकि अगला पॉइंट लिखाने जा रहा हूं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल मासेस in this case are conserved along the line perpendicular to the line of collision। along the line perpendicular to the line of collision, यानी ये जो लाइन है परपेंडिकुलर कोलिजन के व्हाइट वाली
इसके अलावा जो मोमेंटम वाला पार्ट होगा वो इंडिविजुअल मास का भी कंजर्व होगा यार। ये इंडिविजुअल मास का भी कंजर्व होगा। चलिए कहाँ जा रहे हो बेटा? बाहर बैठो, वही कोई भी नहीं, मैम के पास। अच्छा गुड। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, चलो इसको समझेंगे। पहले ये बताओ, यहाँ पर यानी ये बॉल को मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया ताकि ये क्या हो जाए, ऐसे बन जाए। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लीजिए। करिए इसको डिवाइड, ये हो गया। इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये V1 cos θ1, ये V2 cos θ2, ये V1 sin θ1, ये V2 sin θ2। कोई भी वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं ना हम लोग। जिधर थीटा एंगल होता है वो cos थीटा हो जाता है, और जिधर दूसरा वाला जो होता है वो sin थीटा हो जाता है। तो ये वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर। इसका ये वाला कंपोनेंट जिधर थीटा एक्सिस है, जिसके साथ थीटा एंगल बना हुआ है, वो v cos थीटा हो गया, और ये दूसरा वाला v sin थीटा। ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऐसे ये वाला हो गया नीचे वाला, ठीक है। हो रहा है, बंद हो रहा है, अपने आप हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखवाया है, तो ये वाला मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ कोलिजन, और ये वाला कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोलिजन, है नहीं है। तो मैंने क्या लिखवाया है, फिर से स्टेटमेंट पढ़िए कि मोमेंटम along the perpendicular axis of collision will of individual masses will also be conserved, है ये लिखवाया। तो ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रहने दिए, अपने आप होगा बंद, छोड़ दिए इसको, वो खुद से बंद होता है। चेक कराना यार, तो इसलिए हो रहा है कि जब आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना रहे हैं तो कोलिजन में कौन सा वाला कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहा है कोलिजन में, वेलोसिटी का। बोलिए
दिख रहा है कौन सा, cos थीटा वाला। जो लाइन ऑफ कोलिजन के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वही तो आकर के टकराने में इसकी मदद कर रहा है। जो साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला है उसका कोई भी लेना देना कोलिजन से है ही नहीं, उसका कोलिजन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जब उसने कोलिजन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो उसने इसका अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई चेंज भी नहीं आया, उसके अंदर कोई चेंज भी नहीं आया। तो इसलिए जितना कंपोनेंट ये इनिशियल था, पहले था कोलिजन से पहले, उतना ही ये वाला कंपोनेंट कोलिजन के बाद रहा होगा। तो इसलिए ऑटोमेटिक कंजर्व नहीं हो गया। बात आ रही समझ? क्योंकि इस कंपोनेंट में आपस में जो कोलिजन हुआ उसके अंदर इसका कोई पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं। जब पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी के अंदर। मास में तो चेंज आता है नहीं, वेलोसिटी में आता है। तो इसलिए मास इनटू वेलोसिटी उस वाले कंपोनेंट की जो परपेंडिकुलर वाला है, यहाँ पे v1 sin थीटा v2 sin थीटा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ना कोलिजन के बाद भी यही वैल्यू थी, कोलिजन के बाद पहले भी यही वैल्यू थी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये क्वेश्चन, कई मरतबा पूछा जा चुका है। तो इस केस के अंदर क्या हो गया 2D कोलिजन के अंदर, कि इसका जो इंडिविजुअल मासेस है उनका 1D में तो कभी भी कोलिजन जो है कंजर्व नहीं रहता था इंडिविजुअल मासेस का, लेकिन 2D के अंदर इसका जो दूसरा वाला कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है कोलिजन वाले कंपोनेंट के, उस वो वाला कंपोनेंट कंजर्व। ठीक है, यही बात लिखवाई है मैंने, फिर से देखिए। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखिए अंदर, अगर समझ में आ गया तो अपने आप लिख सकते हैं। बिकॉज दिस कंपोनेंट डज नॉट टेक पार्ट इन द कोलिजन। ये कंपोनेंट जो है कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर हो गई बात? एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा है ना, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं। तो अब मुझे बताइए, यहीं पे मैं बना देता हूं। तो जब एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम हर हालत में कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा अप्लाई होगा कोलिजन के अंदर। क्यों हमेशा अप्लाई होगा, इसलिए कि एक्सटर्नल फोर्स कभी भी हम लोग, हमारी जो यानी स्टडी है, हमारा जो लेवल है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो इसलिए मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। तो इसका मोमेंटम कंजर्व करवाइए। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम 2 बार कंजर्व कराना पड़ेगा। क्यों? 2 पार्ट में कराना, 2 बार नहीं 2 पार्ट में। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि मोशन 2 पार्ट में हो रहा है, 2D है ना, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो मोमेंटम कंजर्व्ड इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो बताइए x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2, सॉरी v कहां से आ जाएगा, u आएगा ना, m1 u1 प्लस m2 u2। इनिशियल क्या है मोमेंटम, चेक कर लीजिए, मैंने u ही लिया है। ठीक है, u1 और u2 लिया है, इनिशियल मोमेंटम यही हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया। और x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम बताइए क्या हो जाएगा, m1 v1 cos थीटा 1। ठीक है, m2 u2 सॉरी v2 cos थीटा 2। ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम।
ठीक है, along x एक्सिस। अब दूसरा y एक्सिस लिखिए, along y एक्सिस। चलिए ये वाला मुझे करके दिखाइए। शाबाश, लिख के बताइए जल्दी से। देखो m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 v2 sin थीटा 2। ये तो हो गया। आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन वाला y कंपोनेंट बताइए। बिफोर कोलिजन y कंपोनेंट बताइए। क्या हो गया? 0 होगा क्योंकि उसमें मूव ही नहीं। यस, दिस इज द पॉइंट। y डायरेक्शन में कहाँ मोशन है? कोलिजन से पहले है कोई मोशन y डायरेक्शन में? नहीं। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई मोमेंटम से, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? ये कोलिजन मैंने कौन सा लिया है, इलास्टिक या इनइलास्टिक? जब मैंने इनइलास्टिक नहीं कहा, अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो उसको हम क्या मानेंगे? इलास्टिक मानेंगे। तो इलास्टिक में क्या बताया था, बोलिए। हाँ, इन, फिर से लिख देता हूं, इलास्टिक कोलिजन यानी E इज इक्वल टू 1। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। चलिए तो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी लिखिए इक्वेशन। देखो, अच्छा एक काम और कर लेते हैं आसानी के लिए, m1 इज इक्वल टू m2 कर देते हैं ताकि फॉर्मूला आसान बन जाए। तो m1 m2 इसलिए ले लिया ताकि समझ में आए कि अलग अलग मास है, बराबर होना। काइनेटिक एनर्जी लिखो जल्दी से। बोलो क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन? हाँ भाई नंदवाम, क्या लिख रहा है बताओ। काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी तो नहीं है। फिर तो इसमें कहां से डायरेक्शन की जरूरत है कि cos थीटा लो और sin थीटा लो? यहाँ तो सीधे सीधे बस फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वही मैं चेक कर रहा था कि आप लोग cos थीटा sin थीटा लगाने में कंफ्यूज होते हो या नहीं होते हो। तो हो गए कंफ्यूज, तो क्या हो जाएगा, हाफ m v u1 स्क्वायर, चलो इसको वर्क कर देते हैं, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन।
अब इसमें क्योंकि मास सेम लिया है तो आप मास काट सकते हो। तो इलास्टिक कोलिजन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये आपने सीख लिया। मोमेंटम तो सब जगह कंजर्व है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व होने के लिए क्या कंडीशन है कि इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। चलिए वेरी गुड। चले एक क्वेश्चन कर ले इसके ऊपर। चलो एक क्वेश्चन करिए, लिख लिया, चले अगले पेज पे। ये एक मास है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये मोशन में है। क्या क्या वेलोसिटी देंगे, चीज है। ये m1 है, ये m2 है, ये वेलोसिटी v0 से जा रही है। कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद वही होगा जो होना चाहिए। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये मास ऊपर वाला m1 है, ये m2 है। तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई, ये v2 हो गई। चलिए डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन लिखिए। कोलिजन इलास्टिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बन गया डायग्राम, क्वेश्चन बोलो। फाइंड द स्पीड ऑफ मास m1 and theta after collision. Find theta after collision. m1 की स्पीड क्या है, v1, ठीक है ना। तो इसकी ये वाली वैल्यू निकालनी है और जो थीटा बना रहा है एंगल, ये एंगल निकालना है। करिए इसको, ये दो इक्वेशन मैंने बनवाई है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूले को खाली वैल्यू पुट करिए और आंसर पाइए। मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 इंटू 0 इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos 45। x डायरेक्शन में कंसर्न हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये v1 क्या है, v1 v0 है ना, तो इसको v0 लिखे हुए, v0 दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, v1 लिख दिया, ये v0 लिख दिया। तो ये फैक्टर हो गया 0, ये बचा। अच्छा मास दोनों हमने क्या लिया है, मास बराबर है, m1 इज इक्वल टू m2 हमें दिया हुआ है, तो m1 से सारे मासेस आपस में कट जाएंगे
तो क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू V1 कॉस थीटा प्लस V2 कॉस कितना हो जाएगा, 45 कितना होता है 1/√2, तो नीचे √2 आ जाएगा। V2 है। चलिए गुड। और y एक्सिस वाला कंजर्व कराइए जल्दी से। y एक्सिस से क्या बन जाएगा, इन y एक्सिस क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0, y एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं है इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा, V1 साइन थीटा, V1 साइन थीटा। अच्छा m को मैंने पहले ही काट दिया, और लिखना चाहो तो आप लिख लो, बाद में काट लेना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। m1 प्लस m2 V2 साइन 45। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये m से m कट गया, तो V1 साइन थीटा प्लस V2, ये भी √2 हो जाएगा। 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, और थीटा की साइन थीटा। ठीक है, यहां से दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों से बताइए V2 एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। चलो अच्छा, एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, पिछली भी भूल गए, यहाँ पर भी भूल गए। बताओ क्या भूल रहे हैं। ये जो है m2 साइन थीटा, इसमें माइनस साइन है, क्यों आएगा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और m2 जो जा रहा है वो नीचे जा रहा है, m1 ऊपर जा रहा है। तो ऊपर वाले को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए साइन के साथ यहाँ पर रखना होगा। तो उसको करेक्ट करिए, तो यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ, ये नीचे जा रहा है तो ये साइन के साथ माइनस है। क्लियर हो गई, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V2 इज इक्वल टू √2 V1 साइन थीटा। हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, मेरे पास V2 आ गया, ठीक है, और थीटा निकालना है, थीटा ये रहा। अगर इस V2 को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, बोलिए, सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आता है, यहाँ से नहीं, इस वाली इक्वेशन में करेंगे, इस वाली इक्वेशन से तो ये वैल्यू आई है, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं V2 सब्स्टिट्यूट करूं, हाँ, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, V0 सब्स्टिट्यूटिंग लिखिए इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो V0 इज इक्वल टू V1 cos थीटा प्लस V2 की जगह क्या लिख दिया मैंने, √2 V1 साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2, ठीक है।
क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है मास 1 की आफ्टर। हाँ वही तो देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा √2, ये हो गया √2। इस इक्वेशन में √2 v1 sin थीटा मैंने रखा डिवाइडेड बाय √2। तो ये इक्वेशन यही बन जाएगी ना, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, v0 इज इक्वल टू v1 को कॉमन ले लिया तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। तो v1 की वैल्यू क्या आ गई, v1 की वैल्यू आ गई v0 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए ये आ गया हमारा आंसर। और अभी थीटा और निकालना है। अच्छा एक बार काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाते हैं, देखें उससे क्या आता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक कोलिजन है, दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया। क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 v0 स्क्वायर। दूसरा वाला रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। आ जाइए, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ m1 m2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 दे देता हूँ। v1 की वैल्यू पुट करें इसमें। हाँ v1 और चलिए इस वाली इक्वेशन में जरा सा रखते हैं वैल्यू। इस वाली इक्वेशन में v1 और v2 रखते हैं तो क्या बनेगा, v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 की वैल्यू ये आई है v0 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। और v2 क्या है, प्लस v2 की जगह मैंने रख दिया √2 v1 साइन थीटा इसका होल का स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन बन रही है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये v0 वाले को इधर ले जाते हैं, तो v0 को कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आ रही है। अब ये आइडेंटिटीज बन गई है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा। इतना मुझे याद है, थीटा तो 45 डिग्री होता है, थीटा जो आएगा वो 45 डिग्री आएगा। सॉल्यूशन जो है वो
उस स्टेप में वीनट का स्क्वायर बाहर आएगा। क्या बेटा? वीनट का स्क्वायर आना चाहिए। हाँ, वी नॉट का स्क्वायर, यस। चलो खैर, तुम मैथमेटिक्स को इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो सॉल्व करके और रिजल्ट बताना क्या आता है वीनट का। थीटा 45 आएगा। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं भाई, अच्छा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। बस आपसे मुलाकात करना चाह रहा था, मैंने कहा आज का टाइम ले लो, कोई टाइम आप फ्री हो तो बैठे। जी तो मैं जो है अभी मेरी 2 बजे तक क्लास चलेगी, क्लास ले रहा हूँ मैं। 2 बजे के बाद आपको फोन करूँ तो जहाँ आप कहेंगे वहाँ मुलाकात कर लें। ठीक है भाई? ठीक है, ये थीटा 45 आएगा, ये मुझे याद है, और ये आप लोगों को भी याद रखना है, इसी से आंसर आपका हो जाएगा। क्यों 45 आएगा ये समझ लीजिए। ये देखिए, ये दोनों मासेस m1 m2 के बराबर हैं? तो अगर एक एंगल 45 होगा तो दूसरा 45 होगा। क्यों होगा 45? इसलिए कि जब मासेस इक्वल होते हैं तो ये बॉडीज जो होती हैं ये 45 डिग्री एंगल पे, वो सॉरी 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे से इनकी वेलोसिटी जो है वो एंगल जो बनाती है वो कितना बनाती है? 90 डिग्री का बनाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का, जब मासेस इक्वल होते हैं। इस रिजल्ट को लिख लीजिए। तो ये जब 90 होगा तो एक 45 दिया हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 हो गया। ठीक है? When the two bodies of equal masses collide, then their final velocities form 90 degree angle. Final velocity form 90 degree angle. ठीक है, लेकिन इक्वल मास होना चाहिए, और हाँ ये भी पॉइंट लिखा होना चाहिए, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक की कोलिजन की हमने बात करी है। दोनों कंडीशन हो गई, इलास्टिक भी होना चाहिए और मास भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक आसान सा दे देते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था पीछे, उसको मैंने कहा लाओ थोड़ा सा यूज हो जाएगा। हाँ, 2 मासेस ले लेते हैं और 4 kg 2 kg। ठीक है, ये हो गया 4 kg, ये हो गया 2 kg, ये है रेस्ट पे, ये है 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है। तो आपको क्या बताना है? आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है। हाँ दे देता हूँ। ठीक, आज शाम में बताता हूँ फाइनल। ठीक है,
नहीं अभी तो क्लास में ठीक है 2-2:30 बजे। हाँ ठीक ठीक। तो ये V1 बताना। चलिए बताइए जल्दी से। फॉर्मूला याद है V1 निकालने का? V2 भी बता सकते हैं। चलो V2 भी बताइए। दोनों बताइए जल्दी से। फॉर्मूला लिखिए, बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, फिर चेक करिए। पहले अपने आप लिखिए, फिर उसके बाद वेरीफाई करिए कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। V1 के लिए पहले M1 फिर उसमें से M2 माइनस करेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस बार 1 नहीं है तो E से मल्टीप्लाई करते हैं। इन इलास्टिक के लिए डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस फिर उसके बाद क्या आएगा M2 इंटू 1 प्लस E डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सही लिख रहा हूं मैं U। चलिए दूसरा वाला आप लोग लिखिए जल्दी से। V2 का फॉर्मूला इस बार V2 है तो वहां से M2 लेंगे, उसमें से M1 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड और इसमें E मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस M1 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। बस अब क्या करना है, खाली वैल्यू रखनी है और आंसर लिखवा लेना है। तो M1 कितना है 4 kg, M2 कितना है 2 kg, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है हाफ डिवाइडेड बाय 6 और U1 कितना है 2 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा ये आंसर, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 3। बोलिए ऊपर 3 नीचे 6 इंटू 2 तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई यही आएगा तब हम 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले का क्या आएगा 2 माइनस 4 इंटू हाफ डिवाइडेड बाय ये तो वैसे ही 0 हो गया। क्यों 0 हो गया 2 माइनस 2 0 तो 0 मतलब पूरा वो 0 हो गया। अच्छा U2 वैसे भी 0 है तो इसको तो लिखना ही है ना। चलिए और इधर M1 क्या है फिर 4 इंटू 3/2 हो जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू U1 कितना है 2। चलिए तो इसको काट लीजिए क्या बचेगा, ये हो गया कट गया 3 आ गया, ये इससे कट गया 2 आ गया 2 3 6 6 बाय नीचे 3 ये कैंसिल हो गया ये 2 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इससे मुश्किल नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं। लिख लिया है ना ये सबने? फिर से कोलिजन हो रहा है M1 M2 के बीच में। इस बार जो क्वेश्चन में हमको दिया है वो ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये रेस्ट पर ही है। ठीक है इसका मास 4 kg ले 2 kg। चलिए
इसका मास हमने 2 kg ले लिया, इसका मास नहीं दिया हुआ m, ठीक है। ओके, और क्या दिया है डाटा? रेस्ट पे है। क्वेश्चन लिखिए डायग्राम बना करके। लिख रहे हैं? लिखिए, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन after elastic collision 2 kg body returns with 4 meter per second, 4 meter per second. Find the mass m. इस बार इन्होंने वेलोसिटी दे करके हमको मास पूछ दिया है, बड़े होशियार लोग हैं। चलिए करिए इसको जल्दी से। हाँ, इलास्टिक लिखा हुआ है तो इलास्टिक का मतलब परफेक्टली ही इलास्टिक होता है। यस, राइट, यू आर राइट, 100% राइट। हो गया, आंसर आया। ना 0.33 kg यानी 1/3 kg। और लोगों को बताइए 2/3 kg। 2.2/3 तो 2/3 तो 6 होगा, 0.66। हाँ 0.66 और तुम्हारा कितना आया? 2/3। कौन सा फॉर्मूला लगाया? हाँ V1 वही लगाया सबने। चलो मैं भी लगा देता हूँ। V1 वाला फॉर्मूला क्या है? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू E इंटू U1 प्लस M
m2 इंटू 1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। यही है फॉर्मूला। अब E क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 1 हो गया तो m2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली अब वैल्यू रखनी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 4, लेकिन 4 के साथ क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, क्या आगे पीछे भी लिखा है, फाइनल मास m बस वही 2 kg मतलब बॉडी है वो कोलाइड कर रही है, रिटर्न कर रही है, रिटर्न कर रही है। तो इसका मतलब ये 2 kg वाली इधर आ जाएगी टकरा करके, तो -4 होगी। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, और 2 kg तो 2 हो गया, माइनस m हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस m। u1 क्या हो गया 8। वेरी गुड। अब आ जाइए u2, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो रेस्ट पे ही है। तो इसको सॉल्व करना आसान है, सॉल्व कर लीजिए। बोलिए, इसको इधर लाएंगे तो -8 -4m इज इक्वल टू 2। 8 है ना, तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर। चलिए, वैसे हम क्या कर सकते थे, इसको काट देते सीधे सीधे, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये काट दिया। तो इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2 -m इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 -2m। ठीक है, ओके। अब ये -2 को इधर ले आइए, प्लस जो है वो -2m को इधर ले आइए, तो -m एंड प्लस 2m, ये यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा ना, और ये 4 है, और ये इधर जाने के बाद +2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2m और -m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 6 kg। देखिए जरा सी गलती से आंसर क्या हो गया 6 से 0.66 हो गया। ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलिए, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन को करिए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, डायग्राम बनाइए जल्दी से पहले। अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है, कोलिजन इलास्टिक है। तो सबसे पहला काम क्या दिख रहा है हमको, ये कैसा कोलिजन है, 1D 2D 2D, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2D के अंदर हमको 2 कंपोनेंट लेने होते हैं, तो ये हो जाएगा, मान ली वेलोसिटी u1 है तो ये क्या हो जाएगा u1 cos थीटा, और ये u1 sin थीटा। बोलो, ठीक है। अब ये v1 है, तो बताइए v1 का क्या होगा, इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, हैं? तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल ये भी अल्फा होगा, 2 पैरेलल लाइन है, तो एंगल लाइन जब कट करती है तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और काटने वाली लाइन ये है। ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा नहीं होगा, वही तो है, हैं? तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए v1 cos अल्फा, और ये v1 sin अल्फा। बोलिए, बनाइए जल्दी से।
बन गया। तो अब ये बताओ कि कोलिजन किससे होगा, कौन सी वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट से होगा, लाइन ऑफ कोलिजन पे कौन सी वेलोसिटी है, v1 cos थीटा वाली है ना, उससे थोड़ी कोलिजन हो रहा है। देखो वही केस आ गया, नहीं आ गया, वो वाली वेलोसिटी का कोई कोलिजन से लेना देना है ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैं हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मेरा जो कंपोनेंट मेरा जो मान लो ये पेन है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो जाकर के कोलाइड करेगा, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आया भाई। इसका मतलब तुम्हें समझ में आया नहीं समझ में आया? अभी जो बताया पेन का, ये देखो पूछ लिया करो यार, ये पेन है मान लो, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट ऐसे नहीं जा रहा ना, कोलिजन तो हेड ऑन ऐसे होना चाहिए, जब हेड ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब ऑब्लिक कोलिजन हो गया, 2D वाला ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा एनालॉजी, ये तो ये वाला जब ऐसे जाएगा तो ये एक कोलिजन होगा, समझ गया? ये जो कोलिजन सरफेस के जिससे कोलाइड कर रहा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और ये वाला ये तो पैरेलल कंपोनेंट है, ये कहां कोलिजन करेगा, कितना भी करीब ले जाओ, इसका कोलिजन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। इसीलिए तो इंडिविजुअल मास का भी कंजर्व था मोमेंटम परपेंडिकुलर, तो कोलिजन एक्सिस मेरा ये है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक चीज तो मुझे वैसे ही क्लियर हो गई क्या, कि u1 साइन थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा v1 साइन अल्फा के, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आएगा इसके अंदर। तो एक तो मैंने फट से ये रिलेशन लिख दिया वहां से, ठीक। तो यहां से बताइए रिलेशन बन जाएगी कुछ, चलिए दूसरा क्या रिलेशन बनाए, कैसे बनाए, देखो ये मैं यहां बनाता हूं दोबारा से, ये है मेरा v1 है, और ये क्या है v1 cos अल्फा, और ये v1 sin अल्फा, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा है ना, तो यहां से tan अल्फा बताओ ना क्या होगा, बताओ भाई, ये ट्राइंगल बना दो ना, ये रहा ट्राइंगल बन गया, बन गया नहीं बन गया, इसको आगे बढ़ा दो। तो ये वाला जो वेक्टर है इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इस वाले वेक्टर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया ट्राइंगल, और ट्राइंगल बन गया तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर ये सामने वाला हो गया, और बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1, अच्छा ये अल्फा था सॉरी, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय v1 cos अल्फा, ठीक है, तो है ठीक, वेरी गुड, सही तो बन गया। तो आप सोचोगे कि जो है ये तो tan अल्फा ही हो गया, और इधर भी tan अल्फा, तो फिर रिलेशन कहाँ आया, बोलो, v1 साइन अल्फा u1 cos थीटा के भी तो बराबर है, तो यहां से मैं अगर उठा के उसको रख दूं तो बोलिए
नहीं आ जाएगा आंसर? हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, आइए, tan अल्फा इज इक्वल टू V1 साइन अल्फा की जगह मैंने क्या रख दिया? यस, U1 cos थीटा रख दिया डिवाइडेड बाय V1 cos अल्फा रख दिया। नहीं, नीचे तो cos अल्फा है ना, ऊपर तो साइन है। अच्छा, ऊपर साइन है, यस। U1 साइन थीटा। और बताइए, यहां से क्या हो जाएगा? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। टेन थीटा क्या होगा भाई? साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो मैंने क्या लिख दिया इसको? देखते रहिएगा, जो समझ में नहीं आया पूछ लेना है। तो यहां से ये हो गया मेरा, चलिए, ये U1 है, U1 है ना ये। तो अब देखिए, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, काट दिए इसको। टेन अल्फा की जगह लिख दीजिए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू U1 साइन थीटा अपॉन V1 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, तो क्या आ गया? साइन अल्फा इज इक्वल टू U1 अपॉन V1 साइन थीटा। तो ये रिलेशन आ गया। चलिए फटाफट उतार लीजिए। चलिए, गुड। हो गया। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने बॉल को फेंका V वेलोसिटी से या U वेलोसिटी से, जिससे जाएगा U से देख दिया, एंगल है थीटा। इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E। तो इसका मोशन पहले बताइए कैसा होगा? कैसा? और लोग बताएं कैसा होगा मोशन? पैराबोला हो, 2D मोशन होगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे जाएगी बॉल? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, है? और फिर दोबारा अब की बार हाइट कम पकड़ेगी, फिर ऐसे हो जाएगी, और फिर उसके बाद फिर और कम हाइट हो जाएगी, और फिर और कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? हाइट कम क्यों होगी सागर हर बार? हाँ, इन इलास्टिक कोलिजन है, तो हर बार वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कितनी कम होती है? E टाइम
बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है उसका e टाइम्स कम होगा। ये सब कल हमने डेरिवेशन करी, ठीक है। वेरी गुड, काफी समझदार लोग हैं आप लोग। चलिए, तो ये तीनों जरा इसके जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के तीनों फॉर्मूले मुझे लिख के आप बता सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला, फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, फिर रेंज का फॉर्मूला। टाइम तो हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से चलने के बाद यहां पर कब पहुंची, ये तो टाइम होता है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ये एच मैक्स होती है। और रेंज क्या होती है, रेंज ये होती है जहां से फेंका एक्स एक्सिस के अंदर कितना वो चली। याद है टाइम का फॉर्मूला, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। कहां से ड्राइव किया था ये टाइम का फॉर्मूला, वही ऊपर जाकर के कौन सा कंपोनेंट ऊपर लेके जाता है इसको, वेलोसिटी का u sin थीटा लेके जाता है। रेंज कौन कवर करवाता है, u cos थीटा करवाता है। चेंज किस में आता है, sin थीटा में। इसमें कोई चेंज फिर से नहीं आता। क्यों नहीं आता बोलो सागर, सुनाइए। u cos थीटा में चेंज क्यों नहीं आता है, थ्रू आउट वही वेलोसिटी क्यों रहती है u cos थीटा, बोलो इन दिमाग तुम बता दो चलो। क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी का है ना नीचे की तरफ, तो इसलिए इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटी वाले डायरेक्शन में है वेलोसिटी वही या तो घटेगी या बढ़ेगी। ऊपर जाएगी तो घटती जाएगी, घटते घटते यहाँ पे 0 हो जाएगी, और जब नीचे आएगी तो बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर जब ये आगे टकराएगी तो इसकी फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, और इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हुआ, ये u cos थीटा रहेगा ही रहेगा। अगली बात समझ में, चलो। एच मैक्स का फॉर्मूला फिर कैसे बनाया था हमने, टाइम का कैसे बनाया था, टाइम का हमने बनाया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन है माइनस जी, और टाइम है t, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, u sin थीटा अपॉन जी। बोलो हो गया नहीं हो गया, फिर ये 2 क्यों आया जी, फिर तुम बताओ, तुम बताओ, पता है दिमाग नहीं लगाना चाह रही हो, थक जाएगा। इसलिए भैया टी में तो ऊपर गया ना तो नीचे आएगा, फिर टी लगाएगा ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए टोटल टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। बताओ, अब फर्स्ट चैप्टर की भी डेरिवेशन कराना पड़ रही है तुम लोगों को, सिर्फ इसलिए कम से कम जो पढ़ाया जा रहा वही याद रहे, ठीक है। चलो, अब एच मैक्स की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, और ये क्या हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस जी एस का एच मैक्स हो गई, क्योंकि यहीं पे तो वेलोसिटी एच मैक्स पे ही 0 हो रही है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 1 मिनट लगा बस एच मैक्स, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आ गया। चलो रेंज बताओ, रेंज कैसे निकाली थी, रेंज किसकी वजह से कवर करेगा इंतजाम, सिर्फ u cos थीटा की वजह से, वो तो ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने काम है इसका, ये काम है। तो रेंज का क्या फार्मूला था, u cos थीटा, ये वाली तो वेलोसिटी हो गई,
और कितने टाइम तक सीधा चलता रहा जमीन से टकराने से पहले, वो टाइम है 2u sin थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। आ गया आंसर? क्या आया बोलो? 2u स्क्वायर, बोलिए, साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। आ गया? और ये फॉर्मूला बोलो ऐसे भी लिखा होता है और ऐसे ही ज्यादा लिखा होता है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलो साइन 2 थीटा क्यों आया फ्रेंड? हाँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो इसकी जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तीनों को हटा के एक साइन 2 थीटा लिख दिया बस। तो ये मेरा रेंज का फॉर्मूला आ गया। ओके, क्लियर है? तो ये मिटा दूं इतना पार्ट, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। चलिए, चलो इधर आ जाओ। गुड, ये तीनों फॉर्मूले लिखे, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मूले हैं? ये फॉर्मूले हैं जब मैंने बॉल को फेंका, इसलिए इनको सबको नोट लगा देता हूं। अब मुझे ये बताइए, फर्स्ट कोलिजन के बाद टाइम एच मैक्स और रेंज क्या हो? जल्दी बोलो। हाँ जी, साइज दिया तो समझ में आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई। ध्यान से सुने मेरी बात, मुझे ही बताना पड़ेगा इसलिए टाइम ज्यादा हो रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो जब ये कोलिजन किया u sin थीटा, तो ये वेलोसिटी कौन सी है? बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये है बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद यही वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? e u sin थीटा। बोलो, ये तो हमने ड्राइव किया है ना, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होती है? चेंज। इसका तो कोलिजन हुआ नहीं cos थीटा का, तो इसमें थोड़ी चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा इसमें आएगा। आ गया? क्लियर? तो फॉर्मूले में क्या करना है? ई साइन थीटा, वो यू साइन थीटा जिसमें चेंज आ रहा है उसको ई साइन थीटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ई यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बन गया टाइम का फॉर्मूला। कितना आसान है। एच मैक्स लिख के दिखा दूंगा जल्दी से। इसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी यू साइन थीटा का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बोलो, होगा नहीं होगा? चलो, रेंज वाला लिख के दिखा दो। रेंज वाला लिख के दिखा दो। हमने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कोलिजन पढ़ा है। आप लोग ढंग से इसको तैयार कर लो तो चैंपियन हो जाओगे कोलिजन। इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं है नीट वालों को, बस हल्का फुल्का पढ़ा के टहला देते। चलो बताओ क्या होगा। हाँ भाई चैंपियन, पहले तुम बताओ क्या होगा। सेम
यहाँ तो 2 थीटा है, इसको क्या करें? हैं? 2 थीटा है, क्या करें? तो फिर हम थीटा की तरफ जाएंगे, और थीटा की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। बोलो, यही बना था ना? फॉर्मूला क्या था? यही से तो हमने लिया था, इंटू 2 भी था, अपॉन जी था ना। इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट किया था, नहीं किया था? तो इसमें कंपोनेंट जो कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है u साइन थीटा, वो सिर्फ एक बार है। तो इसलिए क्या बनेगा? ये u साइन थीटा कन्वर्ट होकर के इसमें आ जाएगा e u साइन थीटा इंटू u cos थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला बनेगा। अब u और u का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, इसको दोबारा मैं क्या करूंगा? इसको फिर 2 थीटा की फॉर्म में लिख दूंगा, तो e साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई। यानी दिखाना ये चाह रहा था, खोल के इसलिए दिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था कि यहाँ पे सिर्फ एक बार आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा में। ये नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सिर्फ e आएगा। क्यों? क्योंकि u जो कंपोनेंट कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक बार है। ये वाला जो वेलोसिटी है ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका कोलिजन से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए, अब आप T2 और H max 2 और R2 ये निकालिएगा, ये होमवर्क में। बस यहीं पे हम ये लेक्चर करते हैं समाप्त, और यहाँ पे हमारा कोलिजन होता है खत्म। ठीक है? अब हम रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे। ठीक है? बहुत तेजी से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यू शुड